नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। एक और प्रस्तुति लेकर के आए हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनके अटरेंसेस के ऊपर। कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हाई डेफिनेशन में अपना वीडियो निकालते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद पता नहीं किसको समझ में आ रही हैं, लेकिन जो थोड़ा सा समझदार अगर हो जाएगा पढ़ लिख के तो उसको तो अटपटी लगेंगी। खैर, पॉइंट ये है कि उन्होंने बोला टैरिफ को लेकर के, यानी कि मैं इतना दाम लगा दूंगा तो तुम उतना दाम अगर लगाओगे तो मैं भी टैक्स लगा दूंगा। ये सारी रणनीति उन्होंने कनाडा के साथ अपनाई, मेक्सिको के साथ अपनाई, भारत के साथ अपनाई, चीन के साथ अपनाई। बाकी सब मुल्क उनसे अलग अलग तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया की नीति, आप उसको परिपक्व नीति भी कह सकते हैं कि भाई अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आप कम से कम बोलते हुए ना दिखें, एक इंसान संयम के साथ आगे बढ़ते हुए दिखे। लेकिन चीन के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। चाइना की तरफ से अब ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे हैं कि अगर तुम्हें जंग ही चाहिए तो जंग ही सही, किसी भी तरीके की जंग चाहिए, वैसी जंग सही, यानी कि सीधे सीधे ऐलान है जंग चीन की तरफ से। बात यहां तक पहुंच गई, उग्र उग्र स्वभाव यहां तक पहुंच गया है। इसको लेकर के हमने अमेरिका की तरफ से कुछ बैक पेडलिंग भी देखी। ये सारी चीजों को समझा कैसे जाए, आज बस इसी का प्रयास करेंगे। शाही साहब, एडिटर फॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ हैं। शाही साहब, एक तो सबसे पहली बात क्या है कि अ डे इज अ लाइफ टाइम इन द लाइफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो हमारे पिछले एपिसोड से इस एपिसोड तक ऐसा वो क्या क्या कर गए हैं, उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। जी वो इन्फोर्स हो गया पिछले एपिसोड के बाद। अभी तक में आपने देखा वो रात को वो इन्फोर्स हो गया था 2 तारीख को, जो टैरिफ उन्होंने लगाए थे कनाडा पे, नॉर्थ में और साउथ में, मेक्सिको पे। लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर में ही, रादर 48 घंटे के अंदर में बैक पैडल किया उन्होंने, और हम्म। तकरीबन 1 महीने के लिए ये जो टैरिफ लगे थे उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। विड्रॉ नहीं किया, सस्पेंड किया है कि महीने भर तक तुम देख लो। अब उसमें कई चीजें निकल के आ रही हैं कि जैसा हम लोग कई बार ये बात भी कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स कोई बच्चे का खेल तो है नहीं कि आप अपने विम और फैंसी से जिस वक्त चाहें जो थ्योरी जो है वो इम्पोज कर दें। हालांकि अमेरिका के पास थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस होता है, लेकिन इतना ब्रीदिंग स्पेस किसी के पास नहीं होता है कि वो इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल को ही डिफाई कर दे। हमारे दर्शकों को याद होगा पिछले प्रोग्राम में जब हम ये कनाडा और मेक्सिको की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ट्रक्स जो हैं और जो हेवी व्हीकल्स है वो ऐसा एक सेक्टर है जिसको लेके कनाडा रिटेलिएट कर सकता है। मुझे एक, मैं यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं समझा दूं। ये जो डाले वाली गाड़ियां होती है ना, अमेरिका में उसको ट्रक कहा जाता है। हम उसको यहाँ इंडिया हम्म। में ट्रक नहीं कहते हैं। हम पता नहीं क्या कहते हैं उसको। ये भी आई डोंट नो कि हमारे लिए उसको उसके लिए कोई उसको नाम भी उसको है। उसको कहा जाता है डाले वाला पिकअप। हाँ, डाला डाले मतलब वाला पिक। पीछे जिसमें एक फ्लैट बेड है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो लाइफ स्टाइल कार भी है क्योंकि उसमें अंदर सारी करेक्ट। जो सहूलियत है वो मुहैया कराई जाती है। हाँ। बड़े ब्रांड्स हैं, टोयोटा का बहुत फेमस एक हाइलक्स। ब्रांड है जो हाइलक्स पूरे दुनिया में यूज होता है, मिलिट्री भी यूज करती है। निसान का एक एक्सट्रेल करके है। तो इस तरह की अमेरिका जो है वो, ये जो गैस गजलर गाड़ियां हैं, ये जो अमेरिकन, उसको इनको ट्रक्स कहते हैं। तो वो अमेरिका एक तो बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है उसका, और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर। और हम्म। ऑटो इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं, प्रोबेबली अमेरिका का ऑटो अगर सेक्टर देखें तो उसमें यही एक सब सेक्टर है जिसमें एक तरीके से अभी अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है। मैं नंबर्स की हम्म। बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर नंबर में टोयोटा आगे है, लेकिन ट्रक्स अमेरिकन बहुत शानदार बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बड़ी तादाद में लोग खरीदते थे। अब जैसा हमने उस दिन बात की कि ये इस तरह की कोई भी जो इंडस्ट्री होती है इसका पूरा एक सप्लाई चेन होता है। नाउ अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री इन इन जनरल, और ये जो ट्रक वाला जो सेगमेंट है इन पर्टिकुलर, इनका सप्लाई चेन जो है वो वाइडली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन नॉर्थ में कनाडा में है और साउथ में मेक्सिको है, जिसपे आपने टैरिफ लगाया। अभी हम्म। जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना होता है, ये कोई रात की चीज नहीं है कि आज सुबह जो है संकेत साहब ने कहा कि डाइवर्सिफाई कर दो और रात भर में सौरभ साहब ने उसको शिफ्ट कर दिया कहीं। डज नॉट हम्म। वर्क लाइक दैट। टेक्स ईयर्स। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ, इट टेक्स ईयर्स कि आपको वो सप्लाई चेन जो है, अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने का। तो अब
इन्होंने लगा दिया, सडनली रात ही भर में $3000 एक ट्रक का एवरेज प्राइस बढ़ गया, बिकॉज आपने उस पर टैरिफ लगा दिया, तो उतना टैरिफ ऐड कीजिए तो वो इतना बन के आता है। जाहिर है कि पूरा ट्रक तो नहीं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स में 25% आप ऐड करेंगे तो टोटल ट्रक का हो सकता है कि 10% दाम बढ़ जाए। तो वो यहाँ देखने को मिला। अच्छा, अब इसमें दो चीज है, एक तो अमेरिका के पुराने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाया है, वो सारे इसी इंडस्ट्री से, चाहे वो फोर्ड हो, चाहे वो जीएम हो, या इस सेक्टर से लोग आते हैं जिन्होंने, जो ओल्ड मनी है अमेरिका की। दूसरा ये कि शानदार बात ये है कि ये जो ट्रक खरीदने वाली कौम है वो जनरली कौन है, वो है जो एग्रो प्रोसेसिंग या इस तरह के इंडस्ट्री में लोग हैं, तो वो वोटर है रिपब्लिकन पार्टी। अब पता चला कि $3000 का मार जो है रिपब्लिकन पार्टी के डायरेक्ट वोटर को पड़ रहा है। हाँ, तो भाई वो अलबला गए रात को, अब उन्होंने कहा कि भाई हम 1 महीने के लिए इसको करते हैं, 1 महीना तुमको टाइम देते हैं, तुम अल्टरनेटिव दो। 1 महीना में क्या ढूंढेगा अल्टरनेटिव, हो ही नहीं सकता, दिस इज अ मैटर ऑफ ईयर्स, पता नहीं। तो फिलहाल अब उन्होंने 1 महीने के लिए इसको सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, उधर ओंटारियो के जो गवर्नर है कनाडा के, वो बिल्कुल ही इज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। वो आदमी, मतलब वहां जो नेशनल गवर्नमेंट है वो तो थोड़ा सा मिली माउथेड है, थोड़ा डर भी रही है, थोड़ा ये भी कर रही है। वो रीजनल गवर्नमेंट जो ओंटारियो की, अच्छा, वो तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा, और उसने जैक डेनियल्स हटा दिए सारे शेल्फ पर से, जो अमेरिकन लिकर है, जो बबॉन जिसको कहते हैं, वो सारा हटा दिया वहां पर से, और कहा कि इसको बैन करो, हटाओ। यानी जितना प्रेशर डाला जा सकता है डाला, अमेरिका पे डाला जा रहा है। अच्छा, इसमें क्यूट बात ये है कि ये जो ओंटारियो के जो हेड हैं, ये खुद कंजर्वेटिव है। यानी अगर आपको ये लगता कि इन कंट्रीज में जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं, इनका ट्रंप के साथ एक ग्लोबल कुछ एक, जैसे वो मेलोनी ने बात की ना कि ग्लोबल अलायंस हमारा बन रहा है, मोदी का, मेरा और इसका, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, पैसा उसको चाहिए। अगर उनको सीधा करना होगा कंजर्वेटिव को तो उसको भी कर देंगे। तो वहां पे अब एक्चुअल में कनाडा की तरफ से देखिए जो लड़ रहा है ट्रंप के खिलाफ में, वो वहां का कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव्स का तो सौरभ साहब, सीधी सीधी शाही साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है, द वेरी वर्ड कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आप थोड़े से इनवर्ड लुकिंग होंगे, आप कंजर्व करना चाहेंगे, मैं प्रथम, और फिर उसके बाद दुनिया। तो जब सारे मैं को प्रथम करेंगे तो कोई मीटिंग ग्राउंड तो है ही नहीं उनका। एग्जैक्टली मैं प्रथम में एग्जैक्टली तो ये कंजर्वेटिव्स का सारा नियम सेल्फ सेंट्रिस्ट होता है। तो वो एग्जैक्टली इसमें लिबरल तो वो है नहीं कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने और थोड़ा सा, समझेंगे, वो हाँ, वाली चीज नहीं है, एग्जैक्टली। वो वाली चीज नहीं इनफैक्ट है। हाँ। वो जो फ्रांस की जो परपेचुअली जो हेड इन वेटिंग है, जॉन मेरी ले पेन, उन्होंने एक बार बहुत ही कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो अपने आप में एक मीम बन गया था। उन्होंने कहा था, वी शुड हैव अ ग्लोबल अलायंस ऑफ कंजर्वेटिव्स अगेंस्ट द ग्लोबलिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि मतलब वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा था। ग्लोबल एनीवे, अलायंस अगेंस्ट अलायंस ऑफ ग्लोबलिस्ट। कंजर्वेटिव तो फिर अगेंस्ट ग्लोबल, तो फिर आप क्या बनेंगे? एग्जैक्टली। तो आप मतलब क्या आप समझिए कि बनेंगे? हाँ। मीम हैज रिटन इटसेल्फ, मतलब उसमें किसी ने अपने आप ही मीम ने हाँ। अपने आप को लिखी। मुझे ये बताइए बट शाही साहब, ये जो आप बता रहे हैं, ये तो एक एक करके सारे मुल्क की बात करते हैं। देखिए, ये तो सॉफ्ट मर्मर्स हैं। हमने जी, देखा कि वो चाहे वो टेनेसी विस्की हो, जैक डैनियल्स, जिसको हटाने की बात हो रही है या हट गई है, या फिर मेक्सिको विच इज अ वेरी लार्ज कंज्यूमर ऑफ जैक डैनियल्स विस्की। जैक डेनियल, इसके ये तो क्या है, वो मुल्क हैं जो थोड़े थोड़े मर्मर्स हो रहे हैं। फिर यहीं पर एक चाइना है जिसने बोला है कि आओ बेटा, आओ तुम लड़ी लो। जी, ये तो वो वाली बात हो गई ना, मोटी मोटी। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये अग्रेशन ये क्यों आ रहा है? संकेत, एक चीज हमारे दर्शकों को पहले ये बात बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जहां तक कनाडा या अमेरिका, भारत या मेक्सिको का सवाल है, तो वहां पे ये एक्सटॉर्शन की टेक्निक है। ये लॉन्ग टर्म, ये टिफ नहीं रहने वाला। हो सकता है 2 महीने 4 महीने के बाद में तीन आयरन आउट हो जाए। आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको लग गया कि हम इनफ एक्सटॉर्शन आपका कर चुके हैं, यानी कनाडा का, भारत का, इनका हम इनफ एक्सटॉर्शन कर चुके हैं, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि इस पर कोई बात अगले 4 साल ना। चाइना का ये केस नहीं। चाइना के अगेंस्ट में जो अमेरिका का ये बड़ा कैलकुलेटेड है,
और उसको वो एज अ सिविलाइजेशनल चैलेंज मानते हैं अमेरिकन, कि हमको ये रिप्लेस कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी द न्यू सुपर पावर, दे रिप्लेसिंग। तो चाइना के अगेंस्ट में जो सेम, हालांकि तरीकेकार सेम है, लेकिन एंड गोल्स आर डिफरेंट। एंड गोल अमेरिका का ये नहीं है कि भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए या कनाडा की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, लेकिन एंड गोल उसका ये जरूर है कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स। तो इसीलिए ये जो हम एक्सटॉर्शन टेक्निक देख रहे हैं इन द केस ऑफ इंडिया और मेक्सिको, कनाडा, वो एक्सटॉर्शन टेक्निक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर डीलिंग विद द चाइनीज। उनको है कि उनको हॉबल करना है। अच्छा, ये सारे ऑन रिकॉर्ड है। मतलब अगर आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देखिए कि जो ऑफिशियल्स हैं सारे अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर जो बड़े पोस्ट पे जो तीनों हैं, 6 नंबर प्लीज एक बार चलाई जाए। अगर आप तीनों मेन ऑफिशियल को देखें, यानी मार्को रूबियो को देख लीजिए, माइक वॉल्स को देख लीजिए, पीट हेगेस की बात देख लीजिए, यानी फॉरेन सेक्रेटरी, इनके यानी आर्मी के जो डिफेंस सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये तीनों जो हैं वो उसूलन चाइनीज हॉक है। इनको इसलिए नहीं लाया गया है कि यहाँ पर ये बैठ के ये जो जैसे अभी लंच कर रहे हैं इस तरह से कुछ कर रहे हैं, लंच मीटिंग कर रहे हैं। इनको लाया ही गया है कि चाइना के इकोनॉमी को किस तरह से हॉबल किया जाए, डैमेज किया जाए। इस बात को चीनी समझ रहा है। एक फर्क जो 2016 में और 2024 में है वो ये है कि अव्वल तो चीनी 2016 में समझ रहे थे कि अच्छा ये एक्सटॉर्शनिस्ट है, इसके साथ थोड़ा डील कर लेते हैं, जैसे आप थोड़ा सा बोटी फेंक देते हैं कि अच्छा चलो कुछ बोटी फेंक देते हैं तो ये मामला सेटल। लेकिन जब वो पॉलिसीज रिवर्स नहीं हुई बाइडन के टाइम में, तो इनको लग गया कि अच्छा ये सिविलाइजेशनल जंग जो है वो अब हमारे खिलाफ शुरू हो गई है, और इसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो एक पेज पे। तो अब जो आपको रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं वो इस नए रियलिटी को आत्मसात करने के बाद के आपको रिएक्शन। चाइना के जो डिप्लोमैट्स हैं या उनके जो मिनिस्टर वगैरह है ना, दे आर नॉट नोन फॉर थ्रेट। ये हमारा टाइप नहीं है कि वो लेजर आंख में लगा के जो हमारे यहाँ राइट विंग वाले बनाते हैं ना, वो थंबनेल, आंखों से ऐसे लेजर लाइट निकल रहा है लाल रंग का हमारे फॉरेन मिनिस्टर के, क्योंकि इधर उधर बोलते रहते। चीनी उस तरह से काम नहीं करता। चीनीज को पता है कि हम तभी आवर बार विल हैव अ फाइट। हाँ, आपने देखा नहीं, वो आंख से ऐसे लाल निकलता है, वो लेजर रहता है वो। हाँ, राइट विंग वाले बनाते हैं। तो वो इनका वो सब मसला नहीं है। ये इनका आपको फॉरेन मिनिस्टर कभी नहीं दिखेगा इंटरनेशनल फॉरम पे ये सब बात बोलते हुए कि हम तुमको मार के दुम्बा बना देंगे। ये सब टाइप का इनका मामला होता नहीं। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इवन मोर कंसर्न कि जो कभी नहीं बोलता, आप अपने आसपास में देखते होंगे, कोई आपके बहुत ऐसे रिश्तेदार होंगे जो कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं होते, वो जब एक दिन गुस्सा होता है तो पता चलता है वो प्रचंड, वो बिल्कुल रौद्र रूप ले लेता है। वो ये मामला है, क्योंकि इनफैक्ट चाइना का तो मजाक उड़ाया जाता है इंटरनेशनल एरिया में। इवन रशियंस बोलते हैं उनको पेपर टाइगर, कि ये लोग जो है कुछ करता नहीं है, इसको इतना पीटा जाता है, इतना इनको किया जाता है, ये रिटेलिएट नहीं करता। पेपर टाइगर, इवन रशियंस मेक फन ऑफ देम, लीव अलोन अमेरिकन। अब वहां ऐसे सूरत हाल में ये ऑफिशियल, अच्छा ये भी यहाँ पे देखें, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं लिख रहे हैं, ऑफिशियल जो फॉरेन मिनिस्टर का है उसके, मैं चाहूंगा वो क्लिप चला दें। इनफैक्ट हाँ, वो ट्वीट चाइना की तरफ ट्वीट से चला, पहला वाला जो, उसको चलाएं। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना का ट्वीट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बता भी दे कि किस चीज को लेकर के चाइना बात कर रही है। फेंटेनिल बार बार इसका जिक्र होता है। जी जी। तो जैसे इसी ट्वीट के सबसे लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि तुमको टैरिफ वॉर चाहिए, ट्रेड वॉर चाहिए, या किसी तरह का वॉर चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब इतना क्लियर कट, आई डोंट थिंक कि थ्रेट चाइना ने कभी किसी कंट्री को दिया। हाँ, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये बहुत क्लियरली चाइना ने बोला है, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we are ready to fight till the end. अगर जंग ही आपको चाहिए, चाहे वो टैरिफ यानी कि टैक्स की जंग हो, आपको ट्रेड व्यापार की जंग हो, या किसी और तरीके की जंग के आप अभिलाषी हों, तो हम उसको अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ये चीन का बयान है। बहुत लोडेड स्टेटमेंट है शाही साहब। अब इसके पीछे की वजह बताइए। हाँ, बहुत लोडेड, बहुत सीरियस। जैसा मैंने कहा कि आप
हमारे दर्शक जाके इसके ट्विटर को देख सकते हैं, इस तरह की ज़बान यूज़ नहीं की गई है, कम से कम मैंने तो नहीं देखी 10-15 साल में जब से ये लोग ट्विटर पे। तो आपने देखा इसमें एक चीज़ की बार-बार उसका ज़िक्र किया जा रहा है, वो है फेंटानिल। ये फेंटानिल क्या है? थोड़ा-सा हमने अपने दर्शकों को पिछले प्रोग्राम में भी इसके बारे में बताया था, पर अब चूँकि ये इट इज़ गोइंग टू बी द मेन कंसर्न फॉर द ईयर्स टू कम, तो लेट्स उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रॉडली डिस्कस कर लें। देखिए, अमेरिका में 80s में और रादर कह लीजिए लेट 70s से लेके मिड 80s में एक चीज़ हुई जिसको लोग बोलते हैं ओपियोइड पेंडेमिक। ओपियोइड क्या होता है? ओपियोइड उसको कहते हैं, यानी कोई भी उस तरह का ड्रग्स। पहले तो ओपियम से चूंकि जो बनता था, यानी उसको ओपियाइड कहते थे, लेकिन अब सिंथेटिक ओपियाइड्स भी बनने लगे हैं, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा ड्रग जिसकी आपको आदत लग जाए, उसको, और उसका आपके जिस्म पे, आपके जहन पे उसका बुरा दुष्प्रभाव पड़े, वो ओपियोइड कहलाता है। अमेरिका में 80s में देखा जाने लगा कि सिंथेटिक ओपियोइड की लोगों को आदत लगी। अब उसका रीजन क्या था? रीजन ये नहीं था कि कोई ड्रग डीलर उसको बेच रहा था। ये जो ओपियोइड्स हैं, इसके डुअल यूज होते हैं, यानी ये मेडिकल में भी काम आते हैं और नॉन मेडिकल यानी रिक्रिएशनल जो एक्टिविटी होती है उसमें भी काम आते हैं। हुआ ये कि अमेरिका की बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, उन्होंने साल दर साल ये बात छुपाई। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के जो व्हाइट पेपर्स आए हैं इस पे, जो एक्सपोज अमेरिकन मीडिया ने किया, उसकी बात हम कह रहे हैं। अमेरिका की बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दशकों तक ये बात अपने लोगों से छुपाई कि जो एनाल्जेसिक दवा वो खा रहे हैं, उसका वो ओपियाइड है और उसका लॉन्ग टर्म एडिक्शन है। लोग पेन किलर समझ के खाते रहे। हमारे दर्शक जानते हैं एनाल्जेसिक तो बड़ा कॉमन है, कोई भी पेन होता है उसमें दिया जाता है। उन्हीं सिंथेटिक ओपियोइड में से एक ओपियोइड जो है वो फेंटानिल है। फेंटानिल एज एन एनाल्जेसिक भी यूज होता है। जो जो टर्मिनल कैंसर वाले लोग हैं, जिनकी मौत होने वाली होती है, जो पक्का हो जाता है कि अब ये मर रहे हैं, और उनको दर्द को कम करने के लिए फेंटानिल दिया जाता है ताकि दर्द जो है उनका कम हो। किसी की बड़ी सर्जरी हुई, छोटी नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ी सर्जरी हुई है, तो बड़ी सर्जरी के बाद आपको पता है 8-10 दिन तक पेन रहता है, उस पेन को सबसाइड करने के लिए फेंटानिल दिया जाता है। इस तरह के तमाम यूज है। एनेस्थीसिया का भी यूज है, जो जैसे एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं सर्जरी से पहले, उसमें भी फेंटानिल यूज होता है। तो फेंटानिल की आदत इतनी ज्यादा उसको ओवर प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने अमेरिका में कि ये स्थिति आ गई कि आज लोगों को उसकी आदत लगी। अमेरिका ये कहता है कि चाइना चूंकि फेंटानिल के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, तो कहता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने लोगों को यहां पे लगाया। चाइना ये कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े फेंटानिल प्रोड्यूसर हैं और हम सप्लायर हैं। 90% दुनिया का फेंटानिल चाइना प्रोड्यूस और सप्लाई करता है। पर उसने वो डाटा ये बोलता है कि अमेरिका की पॉपुलेशन 5% है, लेकिन दुनिया के सिंथेटिक ओपियोइड का कंजम्पशन 80% है। तो मुश्किल तुम्हारी है कि मेरी है? मेरा काम थोड़ी ना है कि अमेरिकन सोसाइटी को बताना कि अबे ड्रग मत लो। हाँ। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन दुनिया की 5% है और ओपियोइड कंजम्पशन 80% है, पूरे दुनिया के ओपियोइड कंजम्पशन का 80% अमेरिकन है। जस्ट लुक एट द नंबर। एक साल में फेंटानिल से मरने वाले लोगों की संख्या 70 से 72 हजार है एक साल। और लोग कहते हैं कि ये नंबर अंडर काउंट है, क्योंकि कई लोग ऐसे मर गए ये तो उनका है जो हॉस्पिटल आके मरे, जिनका पता चला कि फेंटानिल ओवरडोज से मौत हुई। जो रास्ते में मर गया उसको कौन पहचान रहा है? क्योंकि ये इस तरह के ड्रग्स जो है वो तो होमलेस और तमाम उस तरह के कम्युनिटी में भी है ना, जिनका जो तो है ही नहीं रडार पे। तो अब उसको लेके ये लड़ाई चल रही है। चाइना अपनी तरफ से ये कह रहा है कि भाई अगर अगर मैं सप्लाई कर रहा होता डायरेक्टली ड्रग डीलर्स को, तो फिर दुनिया में फेंटानिल की प्रॉब्लम होती। भारत में होता, ब्रिटेन में होता, जर्मनी में होती, इटली में होता। तुम्हारे यहाँ है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उसको सॉल्व करो। बेसिकली अमेरिकन भी जानते हैं कि इसमें चाइना का कोई वो नहीं है, पर उनको वो सीधा तो लगा नहीं सकते ना टैरिफ, क्योंकि सीधा टैरिफ लगाएंगे तो WTO में कंप्लेन हो जाएगा। ये बात हमने पहले भी एक बार प्रोग्राम में कही लोगों को समझ। तो WTO में कंप्लेन हो जाएगा, इलीगल है टैरिफ लगाना, डायरेक्ट टैरिफ। तो अब क्या कर रहे हैं कि कुछ बहाना चाहिए, तो अब वो फेंटानिल एक बहाना बन गया है, और इसको लेके दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और अपने तरफ से दोनों कमर कस रहे हैं, अमेरिका भी और चाइना भी। और उनके स्टेटमेंट में दिख रहा है, उनके एक्टिविटीज में दिख रही है।
ये बताइए कि अगर एक टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर देखते हैं, जैसे को तैसा, रेसिप्रोकल जिसे कहा जाता है, अगर वो ट्रेड वॉर हो रही है, उसमें अमेरिका की तरफ से तो अब हमें पता चल गया कि वो उनकी नियत क्या है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। वो गोल्डन एज में ले जा रहे हैं अमेरिका को, ठीक है ना? तो मैं चाइना की तरफ से इसमें जैसे को तैसे में वो क्या कर रहे हैं इस धमकी के अलावा? जी। तो एक तो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया कि कुछ आइटम्स पे 15% उन्होंने टैरिफ लगाया, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, और कुछ आइटम्स पे 10% लगाया, जिसमें चिकन, जिसमें पोर्क, जिसमें बीफ, जिसमें व्हीट, जिसमें सोयाबीन। एक सोयाबीन की ही एक भाई बंधु जैसी चीज होती है, शोरगम। शोरगम मतलब बहुत सारी चीजें जो है जिसपे इन्होंने ऑलरेडी लगाया है। लेकिन इसके अलावा 15 अमेरिकन कंपनीज को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें से मैक्सिमम कंपनी ये जो है वो या तो सिविल एविएशन की है या डिफेंस की कंपनी है। उनको जो क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई होते थे या जो क्रिटिकल मिनरल वो खरीदते थे अपना कंपोनेंट्स बनाने के लिए, उस पे बैन जो है वो लगाया गया। 15 ऐसी कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग इसमें जो एक कंपनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्काइडियो। स्काइडियो अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रोन प्रोड्यूसर कंपनी। ये हर अच्छा। किस्म की ड्रोन बनाते हैं। ये मिलिट्री पर्पस वाले ड्रोन भी बनाते हैं, ये सिविलियन पर्पस वाले भी ड्रोन बनाते हैं। साथ ही ये वो भी ड्रोन बनाते हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज में यूज होते हैं। यानी आजकल आपको ड्रोन्स हैं जिससे कि मेडिसिन पहुंचाया जा सके जल्दी, या जो क्राउड कंट्रोल कर सकें ऊपर से कैमरा से, या जो छोटा मोटा अगर कोई छोटी मोटी आग लगी है तो उसको बुझाने की कोशिश कर सके। तो ये तमाम ड्रोन्स जो कंपनी बनाती है स्काइडियो, उसको बैन लगा दिया है। यानी विद इन फ्यू वीक्स अमेरिका में आपको ड्रोन की स्कार्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस लेवल का एडवांस ड्रोन सिर्फ चाहिए। ये भी चल रहा है। अभी आपके स्क्रीन पे एक चीज चल रही थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाइना को पता है कि एक वॉर जैसी स्थिति बनने वाली है। अल्टीमेटली होगी नहीं होगी ये बात की बात है। कल जो एक न्यूज आई है परसों, जिस पे मेरी नजर गई, वो ये है कि आप अपने उस पर देख सकते हैं कि चाइना प्लान्स टू एक्सेलरेट एनुअल स्टॉक पाइलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। चाइना ने क्या किया है कि पूरे चीन में अलग अलग जगहों पे साइलोज बना। साइलोज क्या होता है? जो फोर्टिफाइड सुरंग कह लीजिए या उसको वो कह लीजिए, जिसमें तमाम तरह की चीजें छुपा के रखी जाती है। उसमें न्यूक्लियर वेपन भी रखे जाते हैं, उसमें प्लेन्स भी रखे जाते हैं, पर उसमें तेल भी रखा जाता है, गेहूं भी रखा जाता है, चीनी भी रखा जाता है। तो चाइना बड़ी तादाद में पिछले 10 सालों से अपने ये साइलोज बना रहा है, स्पेशली इंटीरियर में। यानी जो गोबी डेजर्ट का एरिया एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो टकला मकान डेजर्ट है, उसके इलाकों में वो बहुत बड़े बड़े साइलोज बना रहा है, जिसमें उसकी कोशिश ये है कि कम से कम अज कम 1 साल का तेल, खाना उनके पास होना चाहिए इन केस ऑफ अ वाइडर वॉर हैपनिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये डायरेक्शन अभी इस वीक गया है, चीन ने दिया है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, उसको जनरली शुरू के 5 महीने लगते हैं हर साल उसको भरने में। क्योंकि क्या है, गेहूं तो आप 20 साल रख नहीं सकते ना, तो पुराना गेहूं आप फिर निकालते हैं कंज्यूम करने के लिए, और फिर नया गेहूं उसमें भर देते हैं। पुराना चीनी निकालते हैं, नई चीनी भर। तो अब क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने या वट एवर टाइम लगता था, इसको शॉर्टेन करो। हर साल शुरू के 3 महीने में ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व भर लो। तो ये इशारा करता है कि एक जंग की तैयारी वो कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कल हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए गए और जिस तरह से उनको भरा जा रहा है, ये इशारा करता है कि एक जंग की तैयारी, यानी वो दे हैव रिकंसाइल्ड टू द फैक्ट दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर। इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये अमेरिकन साजिश क्या है टू वेज अ डिवाइड बिटवीन रशिया एंड चाइना? मतलब रूस और चीन की एकता में किस रणनीति के तहत अमेरिका काम कर रहा है एक दरार बनाने की? जी। पहले तो मैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ हाँ। ट्रम्प साहब का। अ, हमारे दर्शकों को शायद वो दिखने में मीम लगे, पर वो मीम नहीं है। मैं वार्न कर दूं कि दिस इज नॉट अ मीम, दिस इज अ प्रॉपर स्टेटमेंट। 8 नंबर प्लीज चलाओ। ये जब अभी चुनाव की तैयारी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप,
तो एक बार अपने जो डोनर्स थे उससे मुखातिब थे एक जगह कहीं पे, वहां पे देखिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट की है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प टोल्ड डोनर्स दैट द यूएस शुड पुट चाइनीज फ्लैग on America's F-22s and then bomb the shit out of Russia, leading to conflict between Beijing and Moscow while we sit back and watch. ठीक है, तो अब चूंकि हमारे समय के सबसे बड़े दानिश्वर हैं, तो यहाँ पे मतलब इनको इतनी समझ नहीं आई कि आप झंडा पेंट कर देंगे तो क्या चीनियों को पता नहीं चलेगा कि मतलब रशियन को पता नहीं चलेगा कि F-22। अच्छा, मुझे सही में लग रहा है कि दर्शकों को ये नहीं लगे कि मीम है, दिस इज अ रियल स्टेटमेंट। अच्छा, सॉरी। हमारे एक मित्र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, गोवा में रहते हैं। उन्होंने जब ये आया था स्टेटमेंट, उन्होंने लिखा था उसके कमेंट में कि दुनिया जो है वो सुन त्सू और क्लॉज़विट्ज़ से स्ट्रेटेजी सीखती है, ये बंदा टॉम एंड जेरी देखता है। मतलब सोचिए, वो रूस वाले वो प्लेन में देखेंगे कि कौन सा झंडा फड़फड़ा झंडा, हाँ, रहा है। फड़फड़ा रहा है। तो अब मतलब मतलब ठीक है, अब फ्लाइट मैपिंग, रेडार मैपिंग, मिसाइल, हवाई जहाज का मेक, वो सारी चीजें नहीं देखेगा। नहीं सर, छुटका सा एक झंडा देखेगा। वो तो ट्रम्प साहब चाहे तो एक्सपर्टीज लोगों में है हमारे पास, जिससे ये कर सकते हैं कि जिस दिन क्लाउड कवर हो उसी दिन भेजें प्लेन को, तो शायद ना दिखे रडार, उसके भी चांसेस हमारे पास हैं। तो ये तो अपनी जगह है, लेकिन कोशिश ये है, और ये ऑन रिकॉर्ड जो है वो इनफैक्ट अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द आइडियाज बिहाइंड कोटिंग रशिया, ये जो यूक्रेन वॉर में एकाएक जो ये टर्न उन्होंने लिया है रशिया की तरफ, वो ये भी है कि वो चाहते हैं कि रशिया और चाइना जो एक अभी टाइट एम्ब्रेस में है, उसको उसमें बीच जो है तफरका, एक डिवाइड जो है वो क्रिएट की जाए। हमने थोड़ा सा इसके बारे में पिछले बार भी बात किया था। इसको आप कह सकते हैं, ये जो हेनरी किसिंगर का आइडिया था, रिचर्ड निक्सन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो आइडिया ये था कि 60s में सोवियत यूनियन और चाइना के दरमियान में एक दरार जो है क्रिएट की जाए, और उसमें वो सक्सेसफुल रहे थे। इसको सोवियत आपको टाइम में लगता है, स्प्लिट कर। आपको लगता है शाही साहब, जोक्स अपार्ट, मतलब ये तो हास्यास्पद भी नहीं है, ये तो मतलब झंडा झंडा पताका लगाना, तो वो मतलब इट इज बियॉन्ड मी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये असली बयान है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है ये जो द होल यूक्रेन प्रोजेक्ट, यूक्रेन को नीचे दिखा करके अमेरिका का एक तरीके से बहुत ओपनली रशिया के साथ साइड करना, ये भी इसी रणनीति का हिस्सा बन सकता है कि देखो देखो रूस, हम तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। हमारे साथ मतलब जुड़ जाओ चीन के खिलाफ। बिल्कुल, मतलब इसमें हमें कयास लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये जो अभी हमने पिक्चर दिखाई थी जिसमें तीनों बैठे हुए थे, फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सारे जो बैठे हुए थे, ये तीनों के तीनों चाइना हॉक हैं। और पिछले कुछ महीनों में जब इन द रन अप टू द इलेक्शन एंड इलेक्शन जीतने के बाद अलग अलग जगहों पे इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि ये हमारी ख्वाहिश है, हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि मार्को रूबियो ऑपोजिशन में होते हैं तो आदमी की अलग बोल होती है, और जब आप सत्ता में आते हैं तो रियल पॉलिटिक्स जो है वो आपको हिट करता है। तो हालांकि पिछले 2 दिनों में मार्को रूबियो ने ये बयान जरूर दिया है कि इसमें कह रहे हैं कि ये करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम इसमें 100% सफल हो पाएंगे। यानी थोड़ा सा वॉक बैक ये करने लगे हैं, लेकिन ये आइडिया है, यानी यही मोटिवेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑन रिकॉर्ड। टकर कार्लसन जो है इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, और आपको पता है कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस उनका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में है। ही इज लाइक एक तरीके से वो अनअनाउंस्ड एडवाइजर है ना, वो एक तरीके से। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनकी कोशिश ये है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि ये बार बार ये कह भी रहे हैं इस बात को, ये रिवर्स निक्सन करने की जरूरत है। उस बार चाइना को मिला के सोवियत यूनियन रशिया को अलग अलग किया, इस बार रशिया को मिला के करेंगे, लेकिन उसके चांसेस होते हुए नहीं दिखता है। अपने तरफ से इन्होंने कई कोशिश की है। आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले ट्रंप ने एक कैरेट कैरेट डेंगल किया था रशिया के सामने में कि
ये जो G7 ये वापस से G8 हो जाना चाहिए। हमारे दर्शकों को याद होगा कि G8 होता था पहले, जिसमें रसिया भी शामिल था, बाद में उसको वहां से लात मार के निकाल दिया गया, तो वो G7 में तब्दील हो गया। तो ट्रंप ने कहा कि G8 में होना चाहिए, और इट वाज हिलेरियस कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको समरली डिसमिस कर दिया, बोला कि G7 की अब कोई औकात नहीं है, अब मुझे नहीं लगता कि अब जो दुनिया में जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है। वी आर हैप्पी विद द अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशंस विच वी आर पार्ट ऑफ। उनका इशारा जो है वो एससीओ और ब्रिक्स प्लस के तरफ था। तो अपने तरफ से पूरी कैरेट डेंगल करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ वो अलग हो, लेकिन हालांकि पुतिन के बारे में ये क्रिटिसिज्म बहुत लोग ये कहते हैं कि ही इज अ ग्लोरिफाइड टैक्टिशियन, ही इज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट। ये बात एक पुतिन के खिलाफ कई लोग ये बात कहते हैं, और ये वो लोग नहीं है जो वेस्ट के हैं। ऐसे भी है जो एनालिस्ट हैं जो इधर के हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट, ही इज अ गुड टैक्टिशियन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेटेजी की समझ तो उनको भी आ ही गई है कि ये जो है सिविलाइजेशनल एनिमी रशिया को वेस्ट समझता है। तो डोनाल्ड ट्रंप कल रहे ना रहे, हो सकता है यही रिपब्लिकन पार्टी वापस से चेंज हो जाए और रशिया के अगेंस्ट आ जाए। तो उस चक्कर में मतलब अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो वही वो एक हाथ में जो आपके पास है, जो एक आपने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है चाइना के साथ, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल और रिसोर्सेज का प्रोड्यूसर सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ अलायंस बना रहा है, ये जो पोटेंट अलायंस है, इसको वो क्यों इसको तोड़ना चाहेंगे जस्ट बिकॉज कि किसी ने अभी एक कैरेट जो है उनके सामने डेंग। मुझे मुझे यही सवाल आपसे पूछना है। मुझे बताइए कि जब ये बात हो रही है कि कैन ट्रम्प डिवाइड रशिया एंड चाइना, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कैन ही कर सकता है? मतलब रूस और चीन और उनकी जो रणनीति और जैसे भी वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो जड़ें कितनी गहरी हैं या कितनी गहरी नहीं हैं, जिसमें अमेरिका अपना फायदा ढूंढने का कम से कम प्रयास कर रहा है? जी, मैं कल देख रहा था कि क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चाइना और रशिया के दरमियान में सफर का पैदा किया जा सकता है, और मुझे बहुत ज्यादा कुछ कोई मिला नहीं एक्सेप्ट वन। ऐसे तो देखिए कि पुतिन ये कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे वॉर में चाइना ने हमें वेपन सप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा चाइना डुअल यूजेस की चीज तो सप्लाई करता है रशिया को, जैसे हेलमेट है या गॉगल्स हैं या जो ठंड के कपड़े हैं, ठंड में जो आप ड्रेस, जो आर्मी को ड्रेस चाहिए, या जो किट्स होते हैं तमाम तरह की क्लीनिंग डिवाइसेस, ये सारे चीजें जिसके डुअल यूज है। भाई आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ठंड के कपड़े सप्लाई मत कीजिए, भाई वो तो सिविलियन भी खरीदता है। डुअल यूज की चीजें, चिप्स वगैरह सप्लाई करता है, लेकिन उसने कोई वेपन सप्लाई नहीं किया। जैसे ईरान वेपन सप्लाई करता है रशिया को, वो काम चाइना ने नहीं किया। तो यानी एक वो अपने तरीके से वो उसने एक डोर ओपन रख रखा है कि भाई यूरोप हमसे कंप्लीटली ही नाराज ना हो जाए, उसको भी तो बैलेंस करके चले। लेकिन एक ही एरिया है जो कि ट्रंप ने जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर दी है, और वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे रशिया ट्रंप के तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, उसमें चाइना को नुकसान है। वो है ये जो इंटरमीडिएरी मिसाइल की जो ट्रीटी है। अब आप देखिए, जो ट्रंप ने ऑफिशियल बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक पाइल आधा कर दें, और बजट, डिफेंस बजट भी हम लोग आधा कर दें। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि न्यूक्लियर वेपन, नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में रशिया और अमेरिका ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा रशिया का ज्यादा है। और स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल है, यानी जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स है, उसमें भी दोनों में एक पैरिटी है, मोटा मोटी पैरिटी। चाइना इसमें बहुत पीछे है नंबर्स में, नॉट टेक्नोलॉजी। चाइनीज मिसाइल्स आर द टेक्निकली मोस्ट सुपीरियर मिसाइल्स इन द वर्ल्ड, बट नंबर्स में वो भी पीछे है। अब ये कह रहे हैं कि हम ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट कर सकते हैं। रशिया के लिए ये बहुत ल्यूक्रेटिव है। क्यों? क्योंकि वो जो उसके ऐसे मिसाइल जो यूरोप में अमेरिका ने लगा रखे हैं, जो 10 मिनट में न्यूक्लियर वेपन मार सकता है मॉस्को में, वो मिसाइल हट जाएगी। क्योंकि अमेरिका कहता है कि हमने तो ये डील तुम्हारे साथ, हमारी डील थी सोवियत यूनियन के साथ, वो हमने इसलिए तोड़ा कि हम चाइना के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे। बहाना चाइना है लेकिन तोड़ रहे हैं।
चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे 300 या 500, उनके पास हजारों में है। वो क्यों 50% कर लेगा अपना? आप 50% करके 5,000 न्यूक्लियर वेपन पे पहुंचेंगे, वो 50% करके 150 पे पहुंच जाएगा भारत के बराबर, तो क्यों करेगा? एक चीज। दूसरी, डिफेंस बजट। अमेरिका का डिफेंस बजट जितना है उतने दुनिया के सारे कंट्री का डिफेंस बजट मिला के नहीं, रेस्ट 193 कंट्रीज का डिफेंस बजट मिला के। चाइना 800, रसिया 800, सॉरी यूएस अगर का बजट अगर 800 बिलियन है और वो 400 बिलियन कर ले, तब भी वो दुनिया का सबसे बड़ा बजट हो। लेकिन जैसे आप करते हैं कि हम ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट करेंगे, वर्क्स फॉर रसिया ऑल्सो, कि वो आधा कर ले, वॉर में उसने बजट बढ़ा रखा है, अभी आधा हो जाएगा तो वो प्री वॉर लेवल पे तब जाके पहुंचेगा। भाई चाइना क्यों कर ले? चाइना क्यों रेडी होगा इसके लिए? भाई उसकी बजट तो 250 बिलियन है, आप 400 पे आएंगे तब भी उसका अभी का 250 से अब 150 बिलियन ज्यादा है। उसको हाफ करना होगा तो 125 बिलियन पे आ जाएगा। 90 बिलियन तो भारत का है। तो मुझे लगता है कि चाइना के लिए ये जो एक मुद्दा है, ये उनके लिए तो नॉन स्टार्टर है, बट ये एटलीस्ट एक मुद्दा है जिसपे थोड़ी बहुत कोई एक कोऑपरेशन रशिया के साथ अमेरिका की हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कह दूं, कोई भी बात इस लेवल पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि देखें, साइनो रशिया रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस अब नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में तब्दील हो चुका है। एंड it is anchored by the extremely personal warmth between Putin and Xi Jinping. ये पर्सनल वार्मथ पे ये रिलेशनशिप बना है, उसके बिना पे बना है, जिसमें दोनों एक दूसरे को क्रिटिकल चीजें सप्लाई कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि अमेरिका कैरेट डैंगल करेगा और ओपनली कह रहा है कि हम कर भी रहे हैं कि दोनों के बीच ये हो जाए और उसको रसिया मान ले, आई डोंट थिंक पुतिन इज दैट स्टूपिड। हाँ, इतना तो नहीं है कि वो हवाई जहाज में झंडा देख करके और ये समझ लेगा कि ये चीन ने किया है, यूएस ने नहीं किया है। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये असली बयान है। मतलब कैसे दे सकता है कोई? कैसे कैसे? बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये रहा वो हास्यास्पद बयान स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि एक झंडा पताका लगा दो दूसरे देश का, ताकि वो समझे कि वो है, मैं नहीं हूं वो है। गलियों में भी इस तरीके की राजनीति नहीं होती जैसी कि ये यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और रोचक एपिसोड द रेड माइक दुनिया का। दर्शकों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।